हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। आज हम यूजीसी नेट का जो 2023 जून का पेपर कर रहे थे, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी का, वो कंप्लीट करेंगे। हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी 30 क्वेश्चन कर लिए थे। इफ़ यू हैव नॉट सीन, यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम बाकी 30 क्वेश्चन करेंगे। देन इन पार्ट 3 वी विल फिनिश ऑफ विथ आर साइकोलॉजी क्वेश्चन पेपर। 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, 81 है यहाँ पे। Which therapeutic approach to counseling is based on the premise you are the architect of your life? आप अपने जीवन के वास्तुकार हैं। मतलब यू ओनली गिव मीनिंग टू योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ को शेप करते हैं, मीनिंग देते हैं। किसने बोला है? ये एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में कहा गया है ना। यहाँ पे विक्टर फ्रैंकल आए थे ना, जिन्होंने मीनिंग ऑफ लाइफ की बात की थी, तो ये उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Late adulthood often involves a gradual withdrawal from the world on physical, psychological and social level. कौन सी थ्योरी ने इसकी बात की है कि जब लेट अडल्टहुड, जब ओल्ड एज हो जाता है, उस टाइम पे क्या होने लगता है? एक इंसान अपने आप जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल है, वहाँ से उसका विथड्रॉल होने लगता है। तो ये बात कही है हेनरी एंड क्यूमिन ने। हेनरी एंड क्यूमिन ने 1961 में उन्होंने थ्योरी दी थी अपनी एक, जिसका नाम था डिसएंगेजमेंट थ्योरी। इसमें ये बात करी गई है ना। और ये जो है एक बुक में भी आया था इसके बारे में। बुक का नाम था ग्रोइंग ओल्ड। ग्रोइंग ओल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल स्किल्स डेवलप इन इन्फेंट्स सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली एंड लेटर डेवलप इनटू मोर कॉम्प्लेक्स स्किल। ये कौन सा प्रिंसिपल है? क्या कह रहे हैं कि जो भी सिंपल स्किल्स होती हैं वो अलग अलग डेवलप होती हैं इंडिपेंडेंटली, और बाद में जाके वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है, वो वाला जो कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं उसमें डेवलप हो जाती है। ये कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्कियल इंटीग्रेशन में। प्रॉक्सिमो डिस्टल तो क्या होता है? जब इनसाइड टू आउट होती है ग्रोथ। और सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? जब हेड टू टो ग्रोथ होती है। तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की की एक के बाद एक इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहे हैं एंड लेटर ऑन वो कॉम्प्लेक्स स्किल्स में डेवलप हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है REBT के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? REBT के बारे में क्या सही नहीं है? REBT का पहले तुम्हें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, दिस इज द फुल फॉर्म। एंड REBT दिया किसने था? एल्बर्ट एलिस ने। कभी क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ REBT, तो एल्बर्ट एलिस थे। पहला बोल रहा है REBT एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल थिंक क्लियरली, फील अप्रोप्रिएटली एंड एक्ट इफेक्टिवली। ये बात तो सही है। REBT यूजेस द ABC थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स प्रॉब्लम। हाँ, ABC टेक्निक होती है। एक्टिवेटिंग एजेंट क्या है, बिलीफ क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, डिस्प्यूट्स क्या हो रहे हैं, फिर आगे भी EF तक आ चुका है अभी के टाइम पे। देन द फोकस ऑफ थेरेपिस्ट इज ऑन द फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, देन ऑन द इंसिडेंट दैट इंड्यूस नेगेटिव फीलिंग। ऐसा है क्या? नहीं, नेगेटिव फीलिंग्स पे फोकस करते हैं। तो ये गलत हो गया, पर यहाँ गलत ही पूछा है तो ये हमारा सही आंसर हो गया। फिर है REBT एम्स एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलोसफिकल चेंज विद कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल स्ट्रेटजीज। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्यून सिस्टम? जब स्ट्रेस हो जाता है तो इम्यून सिस्टम में हमारे क्या होता है? देखिए, इम्यून सिस्टम इज वीकेंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। वे बोल रहे हैं इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर, नहीं। इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH इन ब्लड सेल्स, नहीं। यहाँ इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल होगा। कॉर्टिसोल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन ही कहते हैं ना। तो जब कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में और T सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करने लगेगा, तो स्ट्रेस की वजह से यही होता है। और स्ट्रेस हार्मोन इसी को कहते हैं, कॉर्टिसोल को। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कॉर्टिसोल देख के ये आंसर को सही मान सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेंटेनिंग अ हेल्थ रिस्क बिहेवियर? ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिससे जो आपकी हेल्थ है वो ज़्यादा जोखिम में जा सकती है? तो लैक ऑफ नॉलेज एंड हेल्थ रिस्क बिहेवियर हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन अवॉइडेंस ऑफ पेन, इंसेंटिव ब्रेन इन हेल्थ रिस्क बिहेवियर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेजर टाइम,
अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड नीड टू स्पेंड मनी, नहीं। अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड हाई सेल्फ एफिकेसी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन 1 कि लैक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है और हेल्थ रिस्क बिहेवियर जो है आप उसको हेल्प कर रहे हो, है ना। दैट इज ओनली द राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? टू बाउंस बैक, मतलब कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में आप पहले जैसे ही उससे बेहतर हो जा रहे हो। इंडिविजुअल्स एट रिस्क हुज परफॉर्मेंस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, यही हो जाएगा। जो लोग रिस्क में हैं उसके बाद भी उनका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है, दिस इज ओनली रेजिलियंस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो आता है, हार्ट अटैक, एंजीना पेक्टोरिस जो हार्ट में पेन होता है वो भी आता है, कार्डियोमायोपैथी भी आता है, क्रॉन्स डिजीज नहीं आता है। क्रॉन्स डिजीज आई गेस कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ डिजीज होता है, तो वो जो है वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ REM। REM क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट। अब आपने अगर स्लीप पढ़ा होगा तो आपको पता है कि स्लीप जो होता है वो दो तरीके से होती है, एक हम जब सोते हैं तो एक NREM चलती है और एक REM चलती है। अब जो रैपिड आई मूवमेंट होता है REM, इसमें हमको ड्रीम्स आते हैं। क्या क्या कह रहा है यहाँ पे? नॉट द प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो रैपिड इरेगुलर वेव्स तो होते ही हैं इसमें। लैक ऑफ मसल टोन भी हो जाता है, स्थिर हो जाते हैं। ड्रीम्स तो आते ही हैं। लैक ऑफ जेनिटल एक्टिविटी नहीं, कभी कभी हमको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, लोगों को आते हैं स्पेशली टीनेजर्स को, जिसमें उनकी जेनिटल एक्टिविटी जो होती है थोड़ी सी एक्टिव होती है, बहुत एक्टिव नहीं पर एक्टिव रहती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया है? ये दिया है एल्बर्ट बैंड्यूरा ने। अब कह रहे हैं कौन सा नहीं है नॉट अ स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 स्टेजेस होते हैं, ARPM। दैट इज पहला स्टेज होता है अटेंशन, फिर अटेंशन के बाद रिटेंशन, देन प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो यहाँ बी मोटिवेटेड टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर, ये तो है। रिमेंबर व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, ये रिटेंशन ही तो है। एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, नहीं, ये गलत है, ठीक है। पे अटेंशन टू मॉडल्स बिहेवियर, ये भी अटेंशन ही है, तो ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म फॉल इनटू। तो जो अर्ली बुद्धिज्म है उसकी फिलॉसफी में थ्योरी ऑफ नॉलेज आती है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस का क्या रोल है और हम कैसे उसको समझ सकते हैं। जो एपिस्टेमोलॉजी होती है थ्योरी ऑफ नॉलेज, या नॉलेज कहाँ से जनरेट होती है, ये उसकी बात करता है बुद्धिज्म। फिर थ्योरी ऑफ सोसाइटी की भी बात करता है कि एथिक्स क्या है, हमें कैसे रूल्स रखने चाहिए सोसाइटी में, रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए। देन थ्योरी ऑफ रियलिटी भी एक्चुअली में बुद्धिज्म का ही कॉन्सेप्ट है कि आपने पढ़ा होगा कि दुख है, सफरिंग है, एंड उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे। थ्योरी ऑफ परसेप्शन इसमें नहीं आता है। देन नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में किरकेगार्ड तो आते हैं, है ना, नीचे भी आते हैं, हसरल भी आते हैं, ये कुछ नहीं है, तो A, C एंड D आंसर हो जाएगा। The next question, which of the following should be assured before going for parametric analysis of variance? अनोवा के टाइम पे हमें क्या देखना चाहिए? इंडिपेंडेंस ऑफ स्कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट, हाँ। कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, कैटेगोरिकल नहीं होते इसमें। नॉमिनल वेरिएबल नहीं होते हैं, है ना, इसमें इंटरवल में होना चाहिए। अगर पैरामेट्रिक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है तो इंटरवल स्केल में डेटा होना चाहिए, कैटेगोरिकल नहीं होना चाहिए। रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू द ट्रीटमेंट, हाँ। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस ऑफ द स्कोर्स, ये भी होना चाहिए, तो A, C एंड D हो जाएगा। A, C एंड D ऑप्शन है, हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में क्या सही है? पहले कह रहा है इट इज़ अ लीनियर रिग्रेशन, हाँ ये बात सही है। जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्रेडिक्टर्स और क्राइटेरियन वेरिएबल वो लीनियर ही होता है।
तो दिस इज राइट। देयर आर मोर देन वन क्राइटेरियन वेरिएबल, नहीं ये गलत है, क्योंकि कैसा होती है, अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन कैसी होती है, y इक्वल टू b1 x1 प्लस b2 x2, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये क्राइटेरियन वेरिएबल है और ये सारे प्रेडिक्टर वेरिएबल होते हैं, है ना। तो एक से ज़्यादा प्रेडिक्टर वेरिएबल तो होता है, लेकिन क्राइटेरियन वेरिएबल एक ही होता है। इट डजेंट हैव इंटरसेप्ट कांस्टेंट, नहीं यही तो है इंटरसेप्ट कांस्टेंट, तो वो तो होता है। तो और ट्रू बोल रहा है ना, तो 1 A and C वुड बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड डिज़ाइन। ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे अप्लाई होता है, ये कैम्बल एंड फिश ने दिया था। अब ये कॉम्पोजिट रिलायबिलिटी नहीं देखता है और ना ही ये इनने दिया था, तो ऑप्शन ए एंड सी ही हमारे सही हो जाएंगे। याद रखना कि मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड डिज़ाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे ही अप्लाई होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मूला फॉर कोहेन्स कप्पा, ये कब यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ इसमें सही है, तो रिलायबिलिटी देखने के लिए ही यूज़ होता है। ये इंटरेटर रिलायबिलिटी देखने के लिए यूज़ होता है एक्चुअली, है ना। तो इसका फॉर्मूला हाँ यही है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, एंड एन का मतलब होता है ओवरऑल टोटल ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स। तो मतलब चारों ऑप्शन सही है हमारे, A B C D। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय सम ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ऐसी कौन सी मेथड्स हैं जिससे हम स्पेसिफिक ब्रेन रीजन को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक एक करके मेथड्स देख लेते हैं। सबसे पहले इम्यूनोसाइटोकेमिकल मेथड है। इससे क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसका यूज़ करके हम सेल्स जो हैं उनको लेबल कर देते हैं और कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात तो है नहीं। फिर है रेडियो फ्रिक्वेंसी लिजायन मेथड। इसमें होता है, इसमें क्या होता है, हम रेडियो वेव्स यूज़ करके वो स्पेसिफिक पार्ट जो है ब्रेन का पूरा जो ब्रेन टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, तो ये तो होगा। देन है एक्साइटोटॉक्सिक लिजायन मेथड। इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे NMDA हो गया या बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं जिसकी वजह से न्यूरॉन्स जो हैं उन वो मतलब ख़त्म हो जाती हैं, तो ये भी हो जाएगा। फिर है फ्लोरोगोल्ड मेथड। फ्लोरोगोल्ड मेथड में क्या होता है, ये एक न्यूरो ट्रेसिंग मेथड है, बस जो पाथवे होता है ना न्यूरॉन्स का जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसको ये ट्रेस करता रहता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन मेथड, ये तो पता ही है, इसमें वो पर्टिकुलर पार्ट हम पूरा रिमूव ही कर देते हैं या डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा B C and E। है क्या यहाँ पे, B C and E फर्स्ट ही ऑप्शन है, दिस विल बी आर करेक्ट आंसर। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, हम किसी भी बिहेवियर को की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ चीज़ रिमूव करके इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट स्ट्रेंथन्स अ रिस्पॉन्स, हाँ बिहेवियर को तो इंक्रीज ही कर रहे हैं। इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग और रिमूविंग समथिंग अनडिजायरेबल और अनप्लेजेंट, हाँ जो कुछ बुरी चीज़ है उसको हटा के हम बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं। फास्टनिंग अ सील बेल्ट इन कार टू टर्न ऑफ बीपिंग साउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव री, हाँ क्यों है ये हम समझते हैं। यहाँ पे जो बीपिंग साउंड आ रही है वो क्या है, अनडिजायरेबल साउंड है, अनडिजायरेबल या अनप्लेजेंट साउंड हमको नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर हम सीट बेल्ट को अच्छे से बांध लेंगे तो हमारा बिहेवियर तो इंक्रीज हो रहा है ना ये वाला, और क्या होगा, साउंड जो है वो बंद हो जाएगा, तो ये नेगेटिव री ही है। इट वीकन्स अ रिस्पॉन्स, नहीं पनिशमेंट करता है रिस्पॉन्स वीकन। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग डिजायरेबिलिटी एंड प्लेजेंटनेस ऑफ स्टिमुलाई, नहीं, तो क्या हो जाएगा A B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के बारे में है कि क्या चीज़ सही है। इट अप्लाइज टू परसेप्शन ऑफ साइज एंड कलर ओनली, ऐसा है क्या, नहीं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी तीन होती है ना, क्या क्या होती है, कलर की होती है, कलर कॉन्स्टेंसी, साइज एंड ऑल्सो शेप, ये तीन होती हैं, और यहाँ पे सिर्फ दो की बात कर रहे हैं तो ये तो गलत हो गया। मैनी विजुअल, ये नहीं है हमारा, है ना, ऐसे करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैनी विजुअल इल्यूजन्स में बी एक्सप्लेन बाय वेरियस कॉन्स्टेंसी, हाँ अलग अलग को हम अलग अलग तरीके की कॉन्स्टेंसी से डिफाइन कर सकते हैं, तो सी तो है, तो हमें पता चल गया यही आंसर है। फिर भी हम बाकी देख लेते हैं। कॉन्स्टेंसीज अकर इन ऑल सेंसरी मोडालिटीज़, ये बात भी सही है,
और it keeps the appearance of objects the same in spite of large variation in the initial representation of stimuli received by sense organ that are engendered by various environmental forces। ये बात भी तो डेफिनेशन ही हो गई ना परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की। तो बी, सी एंड डी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो ऐसे ही एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं। फिर है व्हाट इज मेंट बाय थ्योरी ऑफ माइंड। अभी अभी हम थ्योरी ऑफ माइंड से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया। आप चाहेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन अ सेपरेट क्लास। पीपल्स आइडियाज अबाउट फीलिंग्स, परसेप्शन एंड थॉट्स ऑफ सेल्फ, खुद के और दूसरों के, और एंड द बिहेवियर दीज माइट प्रेडिक्ट। सही है। ये डेनियल गोलमैन ने दिया था क्या? नहीं, डेनियल गोलमैन ने तो क्या दिया है? इमोशनल इंटेलिजेंस दी है। तो बी तो नहीं है, बी नहीं है मतलब ये गलत हो गया। एंड ए तो है मतलब ये भी गलत हो गया। पीपल्स आइडियाज अबाउट देयर ओन एंड अदर्स मेंटल स्टेट, हाँ। बाय द एज ऑफ 6 months चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड डिस्प्ले, नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी डिस्प्ले करेंगे, 6 महीने में बच्चा नहीं सीख जाएगा सब। पीपल विथ ऑटिज्म आर सेड टू हैव इम्पेयर्ड थ्योरी ऑफ माइंड, ये बात भी सही है। तो कौन कौन से सही हो गए? ए, सी एंड ई। ऑप्शन 2 वुड बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोनेम। फोनेम क्या होता है? जो साउंड होता है ना, उस पर बेस्ड होता है। इट refers to the disrupted language of patient with aphasia, नहीं। Every language has its own set of phoneme, ये सही बात है। A phoneme is a category of speech sound, ये भी ठीक है, बताया है अभी आपको हमने। It is the smallest unit of language that carries meaning, नहीं, ये मॉर्फीन होता है ना। तो ऑप्शन बी एंड सी सही आंसर हो गए हमारे। फिर है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, STI, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सॉरी STT, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी STT किसने दी थी? ध्यान रखना है, रायन एंड डेसी एंड रियान ने दी थी। अब ये क्या क्या बताती है हमको, तो इसको याद करने का तरीका है कार। ठीक है, कार कैसे? कॉम्पिटेंस, यहाँ लिखा हुआ है ना, क्यों लिख रहे हैं हम? कॉम्पिटेंस, देन ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस, तो CDE, ये दोनों नहीं है, तो इसको आप कैसे कार के फॉर्म में याद कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यंग ने जो इसके कंपोनेंट्स है कलेक्टिव अनकॉन्शियस के, उसको अलग अलग नाम से बुलाया है। हमको पता है एक तो आर्कीटाइप्स ही होता है, लिबिडो है नहीं, लिबिडो किस में था? ये फ्रॉइड में था। तो टी तो है नहीं, टी कहाँ कहाँ है? वो सब एलिमिनेट हो गए हमारे, है ना। फिर इन्होंने और इसको क्या बोला है? डोमिनेंस बोला है, तो ई भी है। एंड इन्होंने क्या बोला है? इसको इमेगोस बोला है। क्रिएटिव ईगो की भी बात इन्होंने नहीं किया, तो ए, बी और ई, ये किसके नाम है? ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उनके नाम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेट अडल्टहुड रिटायरमेंट फ्रॉम जॉब फॉलो स्पेसिफिक स्टेजेस एज पर एशली। इन्होंने एक रिटायरमेंट की थ्योरी दी थी, गेव अ रिटायरमेंट थ्योरी, एंड इसमें इन्होंने बताया था कि 6 स्टेजेस होती हैं रिटायरमेंट की। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली स्टेज होती है प्री रिटायरमेंट, जब आप रिटायर नहीं हुए हो पर आप एक्साइटेड हो अपने रिटायरमेंट के लिए। फिर सेकेंड होती है रिटायरमेंट स्टेज, जिसमें आप रिटायरमेंट हो गए हो, रिटायर हो गए हो, मतलब इसको हम हनीमून फेज भी कहते हैं कि नया नया इंसान रिटायर हुआ है तो अभी बहुत अच्छा फील कर रहा है, तो हनीमून फेज तो इसमें दिया है ना, प्री रिटायरमेंट नहीं दिया था। उसके बाद डिसएंचेंटमेंट स्टेज होती है, ये भी दी है क्या? डिसएंचेंटमेंट में क्या होता है? थोड़ा सा उनका ऐसा ना जो बबल होता है वो क्या होने लगता है? वो बर्स्ट होने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं इतना खुश रहूँगा रिटायरमेंट के बाद, पर अब नहीं हूँ। ठीक है। फिर आती है रीओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन भी दी हुई है क्या? हाँ, रीओरिएंटेशन भी दी है। रीओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वापस एक रियलिस्टिक प्लान करने लगते हो आप कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एक रूटीन फेज आ जाता है जहाँ पे आप वापस से स्टेबिलिटी जो है अपनी लाइफ में मेंटेन कर लेते हो। एंड लास्ट स्टेज होता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनमें से 6 स्टेजेस के नाम आपको पता होने चाहिए, इसमें से कौन कौन से में दिए हैं? हनीमून, डिसएंचेंटमेंट एंड रीओरिएंटेशन, ये दोनों कुछ नहीं है। तो ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी कहाँ पे है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन है एज इंडिकेटेड बाय रिफ्लेक्सेस अ न्यूबॉर्न बेबी रिस्पॉन्स टू टच अराउंड द एरिया। रिफ्लेक्स जो न्यूबॉर्न बेबी में होते हैं वो कहाँ कहाँ के होते हैं? तो
माउथ तो है, हेड नेक नहीं। फूट, फूट भी है पर नेक बेली नहीं, माउथ है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों नहीं है, माउथ एंड फूट हो जाएगा। माउथ वाले को हम क्या कहते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड फूट का जो रिफ्लेक्स होता है उसको बेबिंस्की कहते हैं। एंड पाम वाले को हम कहते हैं ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। तो ये तीनों हैं, तो डी एंड ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटियोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी इंक्लूड। इटियोलॉजिकल मॉडल का मतलब है कि जो भी साइकोपैथोलॉजी के कॉज है उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये हमको कैसे पता चलता है। नर्वस सिस्टम गोइंग, क्या कह रहे हैं, कार्य नहीं करना। ठीक है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि नर्वस सिस्टम इसमें जेनेटिक, न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजिकल जो भी है इसके बारे में हम देखते हैं। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट भी, क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो कॉग्निशंस होती है, इनकी बात भी होती है। और जो भी लर्निंग डिसफंक्शनल बिहेवियर भी हो जाएगा। इसमें रिलीजन का नहीं है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट का भी कुछ रोल कॉल नहीं है। तो ए, सी एंड डी वुड बी आर आंसर। ए, सी एंड डी है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेडिली किंडल्ड एंड फ्यूल्ड बाय। कैसे कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ेगा, कंपटीशन से बढ़ जाएगा, कोऑपरेशन से तो बढ़ेगा नहीं, अगर कोऑपरेशन हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही क्यों, है ना। मिसपरसेप्शन से बढ़ सकता है, एंड कॉन्सिलिएशन से तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने निपटा ही दिया उसको, अगर उसकी सुलह करा दी तो होगा ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट। और सोशल डिलेमा से भी हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, डी एंड ई। ए, डी एंड ई है क्या, हाँ यही सही आंसर हो जाएगा। देन व्हाट इज मेंट बाय बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है, जब आप प्रोसेसिंग किसी भी चीज़ का परसेप्शन सिर्फ स्टिमुलस को देख के करते हो, आपको नहीं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज यहाँ पे मैटर नहीं करती, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो सेंसरी एनालिसिस दैट स्टार्ट्स एट एंट्री लेवल, हाँ। डिस्टॉर्ट्स आर ऑब्जर्वेशन, नहीं। व्हेन आर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन गाइड आर परसेप्शन, ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, ये बॉटम अप नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। हायर लेवल मेंटल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, नहीं, ये भी टॉप डाउन में होता है। हेल्प्स टू डिटेक्ट द लाइंस, एंगल्स एंड कलर्स, जो एक्चुअल में है वही देख रहे हैं। तो ए हो जाएगा एंड बी हो, ई हो जाएगा एंड बी हो जाएगा। बी एंड ई किसमें, फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग प्रपोज्ड अ ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ फॉलोइंग इंटेलिजेंस टाइप। स्टर्नबर्ग की थी ना ट्रायआर्किक थ्योरी, इसमें कौन कौन से थे, इसमें एक इमोशनल पार्ट तो था नहीं ना, प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल को हम कॉन्टेक्चुअल कह रहे थे। एनालिटिकल था, एनालिटिकल को हम क्या कह रहे थे, कॉम्पोनेंशियल। दो दो नाम है इनके, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्रिएटिव को हम एक्सपेरियंशियल कह रहे थे। तो यही तीन टाइप है इसके, ए, सी एंड ई। इनके ऑल्टरनेटिव नाम भी हमें याद होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन कौन से रहते हैं, जिसैल का भी है, डेनवर का भी है, तो ए एंड बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टिमुलस जनरलाइजेशन। पीपल्स इमोशनल रिएक्शन टू वन स्टिमुलस जनरलाइज टू सिमिलर स्टिमुलस, हाँ। अगर आपने एक येलो लाइट जलाया और देन वाइट जलाया एंड दोनों में सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया, तो सही है। With repeated exposure and reinforcement, dogs can differentiate between types of sound. ये तो stimulus discrimination हो गया, दिस इज stimulus discrimination, ये वो दोनों में अंतर बता पा रहे हैं। फिर normally desirable foods such as cakes and pastries are unappealing when shaped to resemble dog species. तो यहाँ पे जनरलाइजेशन तो हो रहा है केक और पेस्ट्री का इसके साथ, है ना, सेम चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। देन सडन अपीयरेंस ऑफ फॉरगॉटन रिस्पॉन्स, कोई चीज़ भूल गए हैं और अचानक से वापस आ गए, इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम द, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ये ड्रॉप हो गया था, है ना, इसको नेट में डिलीट कर दिया गया था बाद में। फिर है आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग में AIJ होता है, दैट इज अवेयरनेस, मॉरल अवेयरनेस होनी चाहिए, इंटेंट होना चाहिए और जजमेंट होना चाहिए। तो A, C एंड D हमारा आंसर हो जाएगा। देन आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन 35 हो जाएंगे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट as suggested by Diner and Crandall includes the component.
इन्फॉर्म कंसेंट हम कब करते हैं, जब हम किसी भी रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को लेकर आते हैं, सब्जेक्ट्स को लेकर आते हैं। वॉलंटियरिज्म तो होना चाहिए कि उनका वॉलंटरी, ज़बरदस्ती उनसे कुछ ना कराएं, उनका जो पार्टिसिपेशन हो वो वॉलंटरी हो। इन्फॉर्मेशन उनको पूरी देनी है, उनको पूरा समझाना है, बिना समझाए नहीं करना है। तो ये तीनों हो जाएंगे, बी नहीं होगा। ठीक है। रिसर्चर की कॉम्पिटेंस की बात यहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट में पर्टिकुलरली नहीं होगी, तो ए, सी एंड डी हमारे आंसर हो जाएंगे। बस बस इसी के साथ हमारे यहाँ पे 35 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने पार्ट 1 में 30 कर लिए थे, अभी 35 कर लिए, बचे हुए 35 जो हैं वो पार्ट 3 में कर लेंगे। I hope you liked the video and this was helpful for you. And also don't forget to subscribe Psych 26 and also like the video, and you can leave a comment if you want.